गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो का बहुत दिनों से जिक्र हो रहा था। आज हम लोग आ गए हैं वन शॉट वीडियो के साथ। हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट रिवीजन किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। जैसा कि आपने देखा होगा अभी पिछली क्लासेज में हमने ढेर सारे लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझाया इस चैप्टर को। अब हम लोग वन शॉट वीडियो पर भी डिस्कशन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, यानी कि सीबीएसई बोर्ड में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो, यानी कि कंप्लीट रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन क्या होगा। देखिए कैसे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थोड़ी बातें आपको ध्यान देने की हैं, शुरू में ही बता दे रहा हूं। आप क्लास को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा। बोर्ड पर आपको सारी चीजें लिखी मिलेंगी, ठीक है। जो नहीं लिखी होंगी हम साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। आपको कंसंट्रेट होकर के इसको समझना है और साथ साथ हमारे पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। लगातार ध्यान बनाए रहें। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर कंप्लीट रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे टॉपिक्स कवर्ड इन रिवीजन क्लास, यानी कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस रिवीजन क्लास में हमारे द्वारा कवर किए जाएंगे। सबसे पहले हम ये बात आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला बात है रिएक्शन का, यानी सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिएक्शन। सेकेंडली व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। आपको याद होगा ये सारे टॉपिक हमने पढ़ाए थे। डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की मीनिंग क्या होती है। चेंजेस एंड देयर टाइप्स विथ एग्जांपल, ये एक पार्ट और है। हम चेंजेस एंड देयर टाइप्स विथ एग्जांपल इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में बात करेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड डिस्कस करने के बाद हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे वो हम आपको बताते हैं। सेकंड नंबर पे बैलेंसिंग ऑफ सिंपल रिएक्शन, किसी भी सिंपल रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ेंगे। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इनटू आयंस, यानी किसी कंपाउंड को आयंस में कैसे ब्रेक किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बैलेंसिंग ऑफ चार्ज एंड आयन, जैसे कोई कंपाउंड आयन में अपने टूट गया, कोई आयोनिक कंपाउंड दे दिया गया, उसको हमने उसके आयंस में ब्रेक कर दिया। बेटा आयंस में ब्रेक करने के बाद हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे ये भी बात हमें डिस्कस करनी होगी। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जैसा कि हमने आपको पीछे पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। लास्टली हम कोरोजन के बारे में बात करेंगे, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, देन रेंसिडिटी एंड प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। ये इतने टॉपिक हैं हमारे। ये सारे टॉपिक हम 1 घंटे के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। बस आप गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी स्पीड जरूर रहेगी आज की क्लास में, क्योंकि यह एक रिवीजन है और हम कम समय में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कम समय में ज्यादा सीखना चाहते हैं, इसीलिए इसे वन शॉट वीडियो भी कहते हैं या इसे वन शॉट कंप्लीट रिवीजन, चाहे जो भी आप नाम दे सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, ये लास्ट टॉपिक था। अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के बारे में हमने कहा था कि रिएक्शन क्या होता है, री प्लस एक्शन के बारे में हमने आपको बताया था। तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, केमिकल रिएक्शन। इसमें बताया गया है केमिकल चेंज that occurs when two or more substances combine to form a new substance with new property, यानी कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहां पर एक बात आपको लिखी मिल रही है, वो क्या है, केमिकल चेंज, यानी ए केमिकल चेंज दैट occurs when two or more than two substances combine to form a new product with new property, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में मिलकर के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बेटा जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, नई होगी। इसके बारे में हमने देखा। अब दूसरी बात हमारी ये होगी, हमने कहा इसका एग्जांपल बर्निंग ऑफ मेथेन, यानी कि मेथेन यानी किसी हाइड्रोकार्बन यानी सीएनजी के अंदर मेथेन पाया जाता है। मेथेन का कंबशन करते हैं, मेथेन को बर्न करते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस हीट बनता है। कहा यह गया कि बर्निंग ऑफ मेथेन इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दूध से दही का बनना, यह क्या है, यह एक केमिकल चेंज है, यानी यह एक केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा।
यानी कि कुल मिला जुलाकर हमने ये देखा कि when two or more than two reactants combine to form a new product is known as chemical reaction। रिवीजन की स्पीड इतनी ही रहेगी, आप जितना कंसंट्रेट हो पाएंगे उतना अच्छा समझ पाएंगे। हमने केमिकल रिएक्शन आपको समझा दिया। दूसरे बात में ये आता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्यों है। अगर किसी ने पूछा केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, या दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, तो बेटा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन इसलिए होते हैं जिससे कि वो एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकें। यानी केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है जिससे एक स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सके। कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन होता क्या क्यों है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, एक स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। हम एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, इसीलिए अनस्टेबल जो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे सुनिएगा, अगला टॉपिक आया व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अगर हमने कहा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन तो बताया गया द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, उसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब देते हैं यानी सिंबल्स के फॉर्म में जब हम उसे अरेंज करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी ओवरऑल हम ये पढ़ पाते हैं कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, अगर उसको पेन पेपर बेस्ड पे लाते हैं यानी हम कॉपी में उसे लिख पाते हैं सिंबल और फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में, तो वह हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आगे देखिए, केमिकल इक्वेशन के बाद जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम, अगर पिछले वाले पोर्शन की बात करते हैं तो हमने कहा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, है ना। लेकिन अब ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ये लेबोरेटरी मेथड है, लैब में हम ये टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन बेटा हमें तो जानना ये था, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये जानने पर बात करें कि एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है तो वह एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हो गई, वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जो रिएक्शन हुआ उसे कॉपी में लिखने का जो तरीका है उसके सिंबल और फॉर्मूला के बेसिस पर वह केमिकल इक्वेशन कहलाता है। हमने अगली बात की क्या की डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबसे पहला टॉपिक इसमें आप डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक हो गया डेफिनेशन। यानी कि आप इसको डिफाइन कर लेंगे, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करने का जो तरीका होगा ऐसे ही होगा। आप ऐसे इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन में डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू property is known as chemical reaction. The symbolic representation of any chemical reaction is known as chemical equation. It is an experimental process. It is pen paper based method. दोनों के दो दो डिफाइन कर दिए हमने, यानी दो डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखाए गए। अब आप एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं when zinc is treated with H2SO4 then the zinc sulfate and hydrogen gas is obtained। एक वर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी को जब आप यहाँ लिखेंगे तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन का मेथड हो गया, वो रिएक्शन का मेथड हो गया। इसमें दो तरह का ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। एक वर्ड इक्वेशन भी बनता है, वर्ड इक्वेशन का मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस मतलब इसको हम करके देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वह क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। हम दोनों लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, हम इसको कैसे समझ पाते हैं। आइए अगली बात आती है व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। हमने कहा रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अगर इन दोनों बात को हम आपको समझाएं तो क्या हम आपको बता पाएं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा, तो हमने कहा कि जैसे ए और बी को मिलाया, एक सी नाम का प्रोडक्ट हमने पाया। क्या पाया, सी नाम का एक प्रोडक्ट पाया। पहली बात समझ में ये आती है कि व्हाट इज रिएक्टेंट और दूसरी बात ये कहा गया व्हाट इज प्रोडक्ट। तो अगर हम कहते हैं व्हाट इज रिएक्टेंट तो इसमें हम पढ़ते हैं द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट, यानी द सब्सटेंस, ये आएगा ना एग्जाम में, ठीक है, तो इस पे बहुत बात नहीं करेंगे। द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट, यानी कि वो अनस्टेबल सब्सटेंस जिसके अंदर रिएक्ट करने की टेंडेंसी पाई जाती है, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो करता है वह रिएक्टेंट कहलाता है।
पार्टिसिपेशन के बाद जो नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। यानी द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट, यानी वह सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बनता है वह प्रोडक्ट कहलाता है। वह सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या जिसके अंदर रिएक्ट करने की टेंडेंसी हो वह रिएक्टेंट कहलाता है। एक रिएक्टेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो एक को रिएक्टेंट कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वह क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट यानी कि जो रिएक्शन के होने के बाद यानी रिएक्ट करने के बाद जो ऑब्टेन हो रहा है वो बेटा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कहानी तो क्लियर हो गई, लेकिन जानना जरूरी था इसलिए बताया गया। अब कहते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कुछ इस तरह से हम कहते हैं रिवर्सिबल का मतलब कि जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा। अगर हमने कहा ए से बी बनाया और बी से फिर ए हमने पाया तो यह क्या कहलाएगा, यह रिवर्सिबल हो जाएगा। और इरिवर्सिबल का मतलब अगर ए बी में कन्वर्ट हो गया बेटा तो फिर बी से ए में यह कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो एक फॉर्म से दूसरे में जाता है, दूसरे से फिर लौट करके ओरिजिनल फॉर्म में चला आता है, वह रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो दो चीजों को जब आप मिलाओगे तो तीसरा पाओगे, तीसरे से फिर दोनों को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते तो वह क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल कहलाएगा। जैसे एक अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हमने कहा CH3COOH अगर आपको दे दिया जाए, इसको वाटर के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो यहाँ पर एक आयोनिक इक्वेशन बनता है, वह क्या होता है CH3COO- प्लस H3O प्लस बन जाएगा। अगर H3O प्लस बनेगा तो ये रिवर्सिबल की केस हो गई। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो सोडियम को क्लोरीन से ट्रीट कर दिया गया तो सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन हो जाता है। सोडियम क्लोराइड जो बनता है यह इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। फिर हम इससे सोडियम क्लोरीन को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, यह हमारा इरिवर्सिबल हो गया, यह हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। ये दोनों बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद चेंज एंड देयर टाइप्स, हम कहते हैं चेंज एंड देयर टाइप्स की बात करते हैं तो चेंज का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल कंडीशंस थी उससे कुछ डिफर हो जाए, यानी कि शुरुआती दौर में जो चीजें पाई जाए उससे कुछ बदल जाए, यानी कि उसके कंपोजिशन में अगर बदलाव आ जाए तो वह चेंज कहलाता है। जिसमें दो तरह के चेंज को क्लासिफाई किया गया है, एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। बोर्ड पे डिफाइन किया गया है, जरा देखिएगा। कहते हैं चेंज इन विच द मॉलिक्यूल्स रीअरेंज बट देयर इंटरनल कंपोजिशंस रिमेन सेम, यानी जिसका रीअरेंज हो जाते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में दिखते हैं लेकिन उनका जो इंटरनल कंपोजिशन होता है जिससे वो बने होते हैं तो उनका कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका इंटरनल कंपोजिशन सेम रहता है। एग्जांपल में हम क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी कि मोम को पिघलाना, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या हुआ कि बर्फ को पिघलाना। इसमें फेज चेंज होगी, वैक्स को पिघलाएंगे तो हम फेज बदल देंगे, आइस को पिघलाएंगे तो इसमें भी फेज बदल जाएगी, फेज बदलेगी बेटा, लेकिन यह एक फिजिकल चेंज कहलाएगा, यह एक केमिकल चेंज नहीं है। क्योंकि इसमें भी वैक्स का केस है तो इसमें भी फेज बदल रही है, लेकिन ये फिर से वापस चले जाएंगे, यानी इसमें रिवर्सिबिलिटी की केस होती है। रिवर्सिबिलिटी की केस होने का मतलब ये हुआ कि ये फिर से रिटर्न हो सकते हैं, इनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि ये आसानी से उसके साथ जुड़ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। तो हमने कहा मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स में फेज बदल रही है, लेकिन ये फिजिकल चेंज है, ये रिवर्सिबल होगा, थोड़ी देर बाद ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं। केमिकल चेंज कहा गया है प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टी, यानी ये केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन लिखी गई। एग्जांपल में बर्निंग ऑफ वैक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्लिंग ऑफ मिल्क, इस तरह के तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं जो हमारा केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज हमारा क्या होता है, यह इरिवर्सिबल होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे में गया तो लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। कहीं रिवर्सिबल पढ़ेंगे वो अलग केस है, अभी आपको ये जानना है। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी फिजिकल और केमिकल चेंज की बात हो गई। ठीक है, चेंज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगली बात,
क्रिस क्रॉस मेथड से बहुत पुराने समय से आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया भी था, ये बात आप 9th में भी पढ़े थे। यानी कि हम कहते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, सही बात है, लेकिन वो रिएक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन सर ये रिएक्शन होता कैसे है, वो रिएक्ट करते कैसे हैं, अगर हम इसके बारे में आपको समझाएं तो हम क्या पढ़ पाएंगे। जैसे हमने कहा कि Mg को O2 से मिलाया तो सर प्रोडक्ट क्या हम पाएंगे, अगर ये बात आपके दिमाग में आती है तो हम Mg लिखते हैं, वो लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, जैसे सिंबल लिख दिया और वैलेंसी लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही तो हम पढ़ते थे क्रिस क्रॉस को। मैग्नीशियम की 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ये इधर गया ये इधर गया, इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, MgO। यानी कि हमने कहा था Mg मैग्नीशियम आयन बनाता है, O ऑक्साइड आयन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। यानी कि जब MgO का फॉर्मेशन होता है तो इस केस में यह मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। कहें ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में दे दे, दूसरे क्वेश्चन में हमने कहा कि सोडियम को हाइड्रोजन से ट्रीट कराया गया या क्लोरीन से ट्रीट करा दिया जाए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कहते हैं सोडियम ऐसे लिख लो, क्लोरीन ऐसे लिख लो, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, यहां से हमें ऑप्टेन क्या हो जाएगा, NaCl मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड के नाम से यह मार्केट में जाना जाएगा। सोडियम क्लोराइड आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट में MgO मिला तो यहाँ MgO लिख लो, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, NaCl मिल गया तो NaCl लिख लो। यह क्रिस क्रॉस मेथड का एक बेहतरीन तरीका है, आपको बताया गया था। यानी कि क्रिस क्रॉस मेथड हम कैसे करते हैं, तो हमने कहा ऐसे करते हैं, यही चीज हमने क्रिस क्रॉस मेथड में अभी तक पढ़ी हुई थी। अब इस क्रिस क्रॉस मेथड के थोड़ा और आगे चलेंगे, और अगली बात हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ सिंपल इक्वेशन, अगला टॉपिक है। किसी सिंपल इक्वेशन की बैलेंसिंग की बात अगर हम करते हैं कि हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे सिंपल इक्वेशन को, तो जरा देखिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप इतने समझदार हो गए होंगे, कितने समझदार हुए होंगे देखते हैं। हमने कहा कि अगर हम दूसरी बात कर लें कुछ इस प्रकार से, हमने कहा कि अगर हमें Mg दे दिया जाए और इसके साथ Cl2 दे दिया जाए, हम कहेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की कितनी है 1 है, क्रिस क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट MgCl2 पाएंगे। यानी कि इस केस में प्रोडक्ट हमें क्या मिला, MgCl2 मिल गया, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। हम कहते हैं क्या यह एक सिंपल इक्वेशन है, हाँ। क्या यह बैलेंस है, हाँ, क्योंकि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है या केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ बेटा कि जब जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फिर से सुनना, अगर रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों साइड में अगर बराबर हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अगर वो बराबर नहीं है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ये दो पार्ट में हमने इसको डिस्कस कर लिया। हमने कहा ये अगर बैलेंस है तो इसमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, हमें बैलेंसिंग ही तो सिखाई जा रही है। बैलेंसिंग में हमें क्या पढ़ाया जाता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एटम बराबर होने चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं, हमने कहा कि अगर Ca को O2 के साथ ट्रीट करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में बेटा, CaO बन जाएगा। अगर प्रोडक्ट में CaO बन जाएगा तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम ये बात करते हैं तो हमने कहा कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, देखिए कैल्शियम 1 था, कैल्शियम 1 था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 1 है, आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन को 2 कर दिया। ऑक्सीजन को जब आपने 2 किया तो 2 यहाँ पीछे तो लगाते नहीं है, ऑक्सीजन को आगे आप होल ब्रैकेट बनाया, आगे आपने 2 कर दिया ऑक्सीजन, ये 2 लगाने की वजह से ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन कैल्शियम भी 2 हो गया, और यहाँ कैल्शियम कितना है 1 है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटा सवाल आपके सामने लेकर आए हैं हम, N2 + H2 से हम NH3 बनाए हैं। अब आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो 3 उधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया आएगा। NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, ये डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। कहते हैं सर यह भी एक अनबैलेंस इक्वेशन है। अगर यह एक अनबैलेंस इक्वेशन है तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, कहते हैं नाइट्रोजन 2 है, अपना ट्रिक लगाना है बेटा, दूसरा किसी नहीं मालूम, फॉलो करोगे। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो क्या करोगे 2 लगा दिया।
नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 हो गया। हाइड्रोजन को क्या कर दोगे, यहाँ 3 कर दोगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि N2 + 3H2 से 2NH3 बन जाएगा। कल जब हम क्वेश्चन कराएंगे कल, तो इसका ध्यान रखिएगा, उसमें भी यही क्वेश्चंस होंगे। जैसे ये 1 और ये यहाँ x दे देंगे, y और z, हम आपसे पूछ लेंगे x y z की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जितना अच्छा आपका नॉलेज होगा उतना बेटर आप पढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। बैलेंसिंग ऑफ सिंपल इक्वेशन समझ में आ जानी चाहिए। किसी भी इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स केस होगी, बड़ा इक्वेशन होगा तो भी बैलेंसिंग ऐसी ही होगी। बैलेंसिंग का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सेम जो रूल आपको बताया वही करना है। अब एक बात आगे के लिए जरूरी है कि जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करना नहीं आता। हमें यही नहीं पता चल पाता है कि जो कंपाउंड दिया गया है ये टूटेगा किस में। जब आप उसे तोड़ ही नहीं पाएंगे तो नया प्रोडक्ट जोड़ कैसे पाएंगे, बना कैसे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। हमने कहा कि मान लीजिए हमें कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए NaCl। आप एक जनरल सी केस अभी इस समय याद रखिए कि जो आगे होगा, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में है, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जरूर याद रखिए कि अगर ये सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया जाए, इसमें सोडियम है और इसमें क्लोरीन है। आपको पता है सोडियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है। आपको पता है सोडियम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में होता है और क्लोरीन राइट साइड में होता है। सोडियम हमारा हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, Na+ के रूप में सोडियम आयन बनाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद Cl- का फॉर्मेशन करता है, यह क्लोराइड आयन के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम तोड़ देते हैं तो यहाँ से Na+ Cl- का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक क्या हो गया बेटा, ये सोडियम आयन हो गया और दूसरा क्या हो गया, क्लोराइड आयन बन गया। तो आपको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये जज करना होगा कि यह आयोनिक कंपाउंड है, इसमें आयंस पाए जाएंगे। एक कैटायन होगा, दूसरा एनायन होगा। एक जनरल केस में अभी आप याद रखिए कि लेफ्ट साइड वाला कैटायन होगा, राइट वाला एनायन होगा। ये आपका हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अभी आपको ये याद रखना, इससे आपकी गाड़ी चल जाएगी। सुनिए, दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो MgO के बारे में बात कर पाते हैं। हमने कहा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, Mg2+ बनाता है, मैग्नीशियम आयन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, O2- बनाता है, ऑक्साइड आयन के नाम से जाना जाता है। O2- ये बन गया और Mg2+ हमारा ये बन गया। दूसरे के बाद तीसरे पर आते हैं। हमने कहा कि तीसरे इक्वेशन में अगर हम बात कर पाते हैं तो हम क्या पढ़ पाते हैं। हमने कहा कि अगर हमें CaCl2 दे दिया जाए तो ऐसी केस में कैल्शियम हमारा 2+ के रूप में जाना जाता है, क्लोरीन हमारा Cl- बनाता है, यानी ये क्लोराइड आयन का केस हो गया। चौथे क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हमें दे दिया जाए तो हम कहते हैं हाइड्रोजन H+ बनाएगा, ये Cl- के रूप में जाना जाएगा तो HCl हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो हमने कहा कि अगर हमें HNO3 दे दिया जाए, थोड़ा सा बड़े लेवल पे बात कर लेते हैं, हमने कहा कि हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है, NO3- को हम नाइट्रेट आयन के नाम से जानते हैं। अब ये बात जिसको नहीं पता होगी कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, यानी फिर उसके बाद ऐसे ही आपका सारे आयंस के बारे में डिस्कशन होगा। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम, अमोनियम, क्लोराइड, ये सभी अगर आयन आपको नहीं पता होंगे, आयंस नेम नहीं याद होंगे तो आपको समस्या जाहिर है कि होनी ही होनी है। इसलिए बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगी। ये रिवीजन क्लास है, इसमें हम स्पीड में जरूर पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाए, कम समय में हम ये चैप्टर आपको रिवाइज करा सके। ठीक है, देखिए इसके आगे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा आएगा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज एंड आयंस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, हमने कहा कि अगर हम H2SO4 दे देते हैं, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस H2SO4 को जब हम तोड़ेंगे तो हम क्या बनाएंगे, जरा आपको पढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। ये हमने कहा कि H2SO4 दिया था तो हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन यानी SO4 2- है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए सल्फेट आयन क्या होता है। तो यहां से देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फेट कितना है, 1 है, तो आप इसे 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा,
जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यही चीज हम आपको इतनी देर से कह रहे थे। बैलेंसिंग का मतलब इसको भी बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे ये Ca2 प्लस है, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा बेटा, Cl माइनस में। अब यहाँ Cl कितना है, 2 Cl है, तो आप क्या करोगे, इसके आगे 2 लगाओगे। ध्यान रहे यहाँ न पीछे 2 नहीं लगाना है, जो लगेगा वो आगे लगेगा। ये नंबर ऑफ मोल होता है, यानी 1 मोल कैल्शियम आयन और 2 मोल क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करेगा ये, ठीक है। तीसरे नंबर पे आओ। तीसरे नंबर पे अगर हम ये कहते हैं, मान लो हमें कार्बोनिक एसिड दे दिया जाए, इसको हम H2CO3 के नाम से जानते हैं। जब इसको तोड़ोगे तो H प्लस प्लस CO3 माइनस आएगा, CO3 2 माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2H प्लस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए इसको जब हमने ब्रेक किया तो 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस का फॉर्मेशन हो गया, तो हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बन जाता है। तीसरे के बाद ये H2CO3 के बाद जब हम और आगे चलते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लो हम इसको डिस्कस कर लें। अगर हम कहते हैं NaNO3, ये क्या बनेगा, NaNO3 किसे कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट में हम क्या पढ़ते हैं, Na प्लस प्लस NO3 माइनस पढ़ते हैं। Na प्लस प्लस NO3 माइनस, Na प्लस को सोडियम आयन कहते हैं, NO3 माइनस को नाइट्रेट आयन कहते हैं। अगर हमने तीसरे चौथे के बाद हमने पांचवा पढ़ लिया। अगर हम कहते हैं H3PO4 हमें दे दिया जाए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। 3H प्लस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। PO4 3 माइनस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फेट आयन कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन 3 था तो आगे 3 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। PO4 3 माइनस को हमने फॉस्फेट आयन कह दिया। इस प्रकार से हम किसी कंपाउंड को आयंस में तोड़ करके बैलेंस भी कर लेते हैं। यह हमारा एक केस था जो हमने आपको बता दिया। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद अपना शुरू होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा अगला टॉपिक है। अगर हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जरा सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में टोटल 5 पार्ट आते हैं बेटा, जिसमें सबसे पहला पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चौथा चेंज इन कलर और पांचवा चेंज इन स्टेट और फेज। अगर हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन की मीनिंग क्या होती है। हम कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें दे दिया जाए, हमें पता कैसे चलेगा कि इस प्रैक्टिकल के दौरान या इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के दौरान केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे जज कर पाएंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन के होने को हम जज कैसे कर पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके लिए कुछ बातें बताई जाती हैं, वही बातें हम आपसे बोर्ड पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वहां से गैस इवॉल्व हो रही होगी। अगर गैस का इवोल्यूशन होगा तो इसका मतलब वह केमिकल रिएक्शन का केस है। दूसरा कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर रिएक्शन होगा तो कुछ न कुछ बच रहा होगा, जम रहा होगा, बैठ जा रहा होगा, पीपीटी बन रही होगी। कहते हैं रिएक्शन की एक और कैरेक्टरिस्टिक बताई गई कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा। टेम्परेचर में होना चेंज का मतलब कि टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा, टेम्परेचर बदल रहा होगा। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा या टेम्परेचर चेंजेज हो रहे होंगे तो उसे हम चेंज इन टेम्परेचर पढ़ते हैं। अगली बात आती है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब यह हुआ कि 2 या 2 से अधिक चीजों को अगर हमने मिलाया, मिलाने के बाद हमने अलग कलर में प्रोडक्ट पाया तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगली बात होती है चेंज इन स्टेट और फेज। अगर स्टेट या फेज में बदलाव हो जाए, यानी कि इधर सॉलिड है उधर लिक्विड हो गया, इधर सॉलिड है उधर गैस हो जाए, लेकिन ये चेंज केमिकल चेंज होना चाहिए, तो इसका मतलब यह एक केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आपको याद हो तो हमने एग्जांपल के तौर पर ढेर सारी बातें भी डिस्कस की थी। चलो बच्चों देखो, हम लोग पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो पहला पार्ट था इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि गैस के इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में, हमने कहा था कि गैस के इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम कैसे पढ़ते थे। हमने कहा कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते थे, यानी जिंक प्लस H2SO4, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या बन जाता था, ZnSO4 प्लस H2 बन जाता था। यानी इस केस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने ये देखा कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया तो प्रोडक्ट के रूप में जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। तो इस केस में हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ये एक केस हो गया हमारा।
हमने कहा कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कोई गैस इवोल्यूट हो रही है यानी बाहर निकल रही है, तो वह क्या होगा, वह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत पाया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो सेकंड वाले पॉइंट में आते हैं, इसमें हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि पीपीटी फॉर्म होगी, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इस केस को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, हम कहते हैं अगर हमें लेड नाइट्रेट दे दिया जाए यानी PbNO3 का होल ट्वाइस दे दिया जाए, इसका ट्रीटमेंट KI के साथ कराया जाए, तो हम क्या पाते थे, हम पाते थे PbI2 प्लस KNO3 बन जाता था, यानी कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता था। अगर इस केस में लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, तो हम क्या जानते हैं, ये जो PbI2 है और KNO3 है, इसमें क्या हुआ, येलो कलर की PPT बन रही है, इसका मतलब ये हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में हम दूसरी बात हो चुकी है, अब तीसरी बात हम ये देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में किस प्रकार का चेंज होता है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि मान लो हमें CaO दे दिया जाए, क्विक लाइम, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O का एडिशन कराते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस पाते हैं। साथ में हीट एनर्जी बेटा बाहर निकल रही है, अगर हीट बाहर निकल रही है तो ये क्या कहलाएगा, यह चेंज इन हीट कहलाता है। जब किसी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर में बदलाव हो गया। तीसरे के बाद चौथे पॉइंट में हम चेंज इन कलर पढ़ते हैं। कलर में चेंज की बात करते हैं कि अगर किसी आयरन की रॉड को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, यह बन जाता है FeSO4 और साथ में Cu बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन है कि जब हम किसी आयरन की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर आ जाता है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया, आयरन सल्फेट मिला और साथ में क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट किए तो प्रोडक्ट हमें आयरन सल्फेट और क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। तो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ब्लू था, इसका क्या हो गया, ग्रीन हो गया। इसका मतलब कलर में भी चेंजेज हो गए। अगर कहीं पर कलर में चेंजेज हो रहे हैं तो इसका मतलब वह भी एक केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। अगली बात देखिए, फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट और फेज। फेज में अगर कहीं पर बदलाव हो जाए या स्टेट में बदलाव हो जाए तो उसका एक सिंपल सा रिएक्शन है कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, हम कहें कि NH3 के साथ अगर हम HCl का ट्रीटमेंट करा दें, अमोनिया गैस के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड का ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम क्या पाएंगे, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl हमें ऑब्टेन हो जाएगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, कलर में भी चेंजेस हुए और फेज में भी इसमें बदलाव हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है। और इसके अंतर्गत एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ वैक्स। वैक्स को जब हम बर्न करते हैं, मोम को जलाते हैं, तो फेज में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो यह एक केमिकल चेंज का भी एग्जांपल है और यहां पर फेज में भी परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ाया गया। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो हम इस तरह से पढ़ पाते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम इसके और आगे चलेंगे और अगली बात क्या डिस्कस करेंगे उस पर बात करते हैं, जरा देखिए। इसके जस्ट बाद हमारा अगला टॉपिक होगा बेटा जिसपे हमें पढ़ना है, वह क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अगला टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप में हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था इसके बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हमने कहा था डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें गौर करना है कि कॉम्बिनेशन हम कैसे समझेंगे, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे समझेंगे। जैसे सबसे पहला रिएक्शन आया कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर हम मैग्नीशियम को O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो MgO बन जाएगा। यह क्या है, यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर हम कहते हैं कि CH4 आपको दे दिया जाए, इसके साथ O2 का ट्रीटमेंट कर दे तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा। यह भी क्या है, ये एक कम्बसन है लेकिन यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन को पढ़ लेते हैं कि अगर कहीं कॉम्बिनेशन की बात होगी तो ऐसे पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। हम कहते हैं डीकम्पोजिशन का मतलब जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमें दे दिया जाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए, अगर वह हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म उसका क्या होगा, A+B।
अगर वह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब जरा आगे चलते हैं। ए बी से ए प्लस बी बनाया हमने, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया। डीकंपोजिशन के 3 पार्ट है। डीकंपोजिशन के तीनों पार्ट का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो डीकंपोजिशन का जो पहला पार्ट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें हम कहते हैं कि हीट की प्रेजेंस में हम उसको ब्रेक करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं। अगर एरो पर हीट दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 बन जाता है। इसका मतलब यह थर्मल डीकंपोजिशन कहलाएगा। दूसरे नंबर पे हमारा आता है फोटो डीकंपोजिशन। क्या आता है? फोटो डीकंपोजिशन। हमने कहा कि अगर हमें AgCl दे दिया जाए और इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख दे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है फोटो के बाद इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का मेन मोटिव क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन को, कोई भी हमें रिएक्शन दे दिया जाए, कोई भी कंपाउंड है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसको उसके पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं तो वह इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे H2O हमें दे दिया जाए, इसको हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये H2O हो जाएगा, H2 प्लस O2 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस केस में फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोलिटिक हो गया। अब इलेक्ट्रोलिटिस कैसे करते हैं? कैथोड और एनोड की मदद से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं करंट पास करा के। चाहे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो एरो पर या इलेक्ट्रिक करंट लिखा हो, हम क्या करेंगे, H2 प्लस O2 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यह पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत पाया जाएगा। अब आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लोवेस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। यानी डीकंपोजिशन यानी सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वह अपने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने कहा कि कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट अगर हम आयरन के साथ कराते हैं, ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, आयरन इसको हटाएगा, FeSO4 बनाएगा और साथ में ये कॉपर हमारा ऐसे लिखा जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हम H2 प्लस CuO कर दें, ठीक है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से कम होती है। तो हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा, यहां से प्रोडक्ट के रूप में H2O प्लस Cu पाया जाएगा। यह पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत जाना जाता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद बेटा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हमने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, तो कहा गया कि जैसे एक एग्जांपल दे दें कि अगर NaOH के साथ हम HCl का ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम कहते हैं ये NaOH हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस में, और ये जो HCl है बेटा ये किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। ये Na प्लस हमारा Cl माइनस के साथ क्या बना लेगा, NaCl, ये OH H प्लस के साथ ये NaCl एक हो गया और ये दोनों मिल करके H प्लस और OH माइनस हमारे H2O बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और आगे चलते हैं। हम कहते हैं अगर कोई और एग्जांपल सर, KOH के साथ अगर हमें H2SO3 H2SO4 इसका ट्रीटमेंट कराया जाए तो आपको मालूम होगा KOH हमारा टूटेगा किसमें, K प्लस OH माइनस में, और ये जो H2SO4 है ये किस में टूटेगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। हमने कहा कि ये K प्लस हमारा SO4 2 माइनस के साथ मिलेगा बेटा तो क्या बना लेगा, K2SO4 बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, और HOH मिल करके H2O बना लेंगे, यानी वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अगली बात हम क्या डिस्कस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी क्या हम कहते हैं, रिडॉक्स के बारे में हमने बात की, हमने कहा रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स ये हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो हम कहते हैं द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both take place simultaneously. Oxidation and reduction both take place simultaneously is known as redox reaction. कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या होता है रिडॉक्स। रिडॉक्स के बारे में यहां पर समझाया गया क्या कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हमें समझना होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। अब देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंस बताया गया। यानी कि अगर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेपरेटली पढ़ना हो बेटा तो हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। हम कहते हैं किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। दूसरे टर्म में हम पढ़ते हैं कि अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो भी क्या कहलाएगा, तो भी इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहते हैं। अब जरा देखिए रिडक्शन के जस्ट बाद इसी के अंतर्गत एग्जांपल्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक ये वाला एग्जांपल आपको एक क्लास में भी बताया था कि अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, पीछे वाली क्लास में आपको याद हो तो बताया था, हम कहेंगे H2S से अगर हम S बनाते हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखो क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां है, यहां है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां से अगर हम Cl2 से HCl बनाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, यह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो एक हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या हो गया, रिडक्शन। यानी कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन। हमने कहा कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का, किसका रिडक्शन हो रहा है, Cl2 का। हम कहते हैं किसी में एक और टॉपिक आता है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज LIC एजेंट, ये भी बात हुई थी ना। जैसे LIC एजेंट LIC करवाता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन कराता है। वही बात हम आपको यहां बताता। ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का, तो Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारा H2S क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझ सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आपको पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, अभी वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। सबसे पहली बात आती है कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं, अगर हम कोरोजन की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि व्हेन एनी मेटालिक सब्सटेंस comes in the contact of air, moisture and water, ठीक है, then their surfaces are depleted slowly and slowly। अगर कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी अगर हमें दे दिया जाए, कोरोजन की बात हम आपको समझा रहे हैं, हम कहते हैं कोई भी मेटालिक बॉडी हो गई, अगर एयर, वाटर, मॉइस्चर आदि की प्रेजेंस में वो आ जाती है तो डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी उसकी सरफेस धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, परिवर्तित होने लगती है, टूटने लगती, बदलने लगती है। यही तो है कोरोजन, यानी कि वह अपने लेयर्स के फॉर्म में धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। हम कहते हैं कि अगर कोरोजन के बारे में बात करें तो एक एग्जाम्पल के तहत हम लोगों ने ये भी देखा था, कोरोजन का एग्जाम्पल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बड़ा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर कोरोजन क्या है ना। हम कहते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ एनी मेटालिक बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर, वाटर और मॉइस्चर, कुछ भी आप कह लीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कोरोजन है क्या, नहीं, यह कोरोजन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं Fe+O2 प्लस H2, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट में क्या पाते हैं, Fe2O3 डॉट XH2O। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हम देख लेते हैं बैलेंस करके। तो ये जो Fe2O3 डॉट XH2O बनता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिकल रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रस्ट कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसके आगे हाइड्रेटेड लगा देते हैं क्योंकि H2O ऐड है, तो इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है केमिकल रस्ट का फॉर्मूला बताइए या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो आप बता सकते हैं।
अब इसके और आगे चलते हैं। हम कहते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, यानी कि कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे होगा, यानी कि हम कोरोजन से बचे कैसे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, कोरोजन से हम बचे कैसे। तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी मेटेलिक बॉडी हमें दे दी जाए, ठीक है, अगर वो कोरोड हो रही है तो उसको बचाने के तमाम तरीके, पहला गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल की कोटिंग कर दें, क्रोमियम, टिन, आपने कई मेटल पढ़े होंगे। उसके जस्ट आगे आपने पढ़ा था कि अगर ऑयलिंग, अगर उसमें ऑयलिंग कर दी जाए तो भी, लुब्रिकेशन, ठीक है, पेंटिंग, ये सभी मेथड, और बाई एलॉइंग, एलॉइंग एक ऐसा मेथड है जिसे हम एलॉय का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो अलग अलग मेटल को मिला करके एलॉइंग की जाती है। तो एलॉइंग से भी हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मेटेलिक बॉडी को कोरोड होने से बचा सकते हैं। आगे रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है बेटा, जैसे कोई भी आपको घर में ऑयली फैटी फूड सब्सटेंस होता है, जब वह वाटर, मॉइस्चर, एयर आदि के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाता है। यही इस फिनोमिना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और जो फूड ऐसा है जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रही, वो फूड क्या कहलाएगा, रेंसिड फूड कहलाएगा। रेंसिडिटी का मतलब कि जब कोई भी सब्सटेंस एयर, वाटर, मॉइस्चर आदि के कांटेक्ट में आता है, ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाता है। यह फिनोमिना रेंसिडिटी कहलाती है और इस फूड को हम रेंसिड फूड का नाम देते हैं। अब जरा इसके आगे चलते हैं, अगले बात में ये खत्म हो गया है, उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी से हम खुद को कैसे, यानी हमारे भोजन को हम रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में देखिएगा। हम अगर इसमें डिटेल में बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से खराब हो रहा था, तो हमने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट में हम दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम लेते हैं, एक BHA है और एक BHT है। BHA को क्या कहते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, ये हो गया BHA, और इसको हम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन कहते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम एंटीऑक्सीडेंट अगर मिला दें तो हम भोजन को बचा सकते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में रख दिया जाए तो भोजन को हम बचा सकते हैं, क्योंकि यह एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करती है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर जब यह जनरेट करती है तो इससे हम भोजन को बचा सकते हैं, ऑक्सीजन को एंट्री नहीं देती। दूसरे के बाद, नाइट्रोजन के बाद तीसरा टॉपिक जो हमारा आता है वह ये है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर लें तो भी भोजन को हम बचा सकते हैं। तीसरे के बाद चौथी बात, अवे फ्रॉम सनलाइट, यानी कि अगर हम सूर्य की किरणों से दूर रखते हैं तो भी हम भोजन को बचा सकते हैं। चौथे के बाद पांचवा पॉइंट आप बताइए क्या लिख सकते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम टाइटली पैक्ड कंटेनर का यूज कर लें, यानी कि बिल्कुल पैक करके हम उसको रखते हैं तो भी हम भोजन को बचा सकते हैं। ये प्रोसेस है जिसमें हम रेंसिडिटी के प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि फूड को हम प्रिवेंट कैसे करें, उसके ये तरीके आपको बताए गए। अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया, जो टोटल पोर्शन था वो हमारा हो चुका है। और आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन का ये जो चैप्टर था, यह एक वन शॉट वीडियो थी जहां पर हमने आपको इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराया। शायद अगर आपने पहले से एक बार पढ़ा होगा तो ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई गई थी, और ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी अगर आपने इसको पढ़ा होगा पहले से एक बार। अगर नहीं पढ़ा है तो हमने शॉर्ट वीडियोस आपको अपलोड कर दिया है, आप वहां से इसे देख लीजिए। कल की क्लास में, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ करके बिल्कुल तैयार करके रखिए, जिससे कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग डायरेक्ट बातचीत करेंगे। कहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चंस के साथ, जहां पर हम PYQ की बातचीत करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो CBSE में आ चुके हैं, आपके 10th क्लास के बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी कि ये सारी बातें हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। और अगर लास्ट में वही बात जो रोज होती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।